फर्स्ट ऑफ एक फॉर्मूला देखेंगे हम। देखो, आपको पता है कि न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, वो भी आपको पता है। लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तीन आपको पता है। न्यू मीन्स frequency of light, lambda means wavelength of light, and c means speed of light. But ये पता नहीं है कि एनर्जी ऑफ लाइट मीन्स क्या। इन अनदर लैंग्वेज लाइट इज नोन एज फोटोन। लाइट को फोटोन भी कहा जाता है। एनर्जी ऑफ फोटोन या फिर एनर्जी ऑफ लाइट, E इक्वल टू फॉर्मूला है एच न्यू। क्या है? E इक्वल टू फॉर्मूला एच न्यू। बट न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा है, वो आपको पता है। तो क्या लिखेंगे यहां? एच सी अपॉन लेमड़ा। तो कोई भी जगह जब एनर्जी फाइंड करनी हो, हमें कोई भी एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी कैसे फाइंड होती है? तो एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। Therefore, total formula is E equal to hc by lambda। यहाँ h क्या है? h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है, मैक्स प्लांक, उसका कांस्टेंट है। और h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। क्या है वैल्यू ऑफ h? h is a Planck constant. Value of Planck's constant is 6.626 into 10⁻⁻34 जूल into second। ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। E इक्वल टू एच न्यू मीन्स एच सी बाय लैम्बडा, और h मीन्स प्लांक कांस्टेंट। याद रखो, इस वैल्यू से जो एनर्जी मिलेगी वो किसकी एनर्जी मिलेगी? तो याद रखो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इससे जो एनर्जी मिलेगी वो ओनली वन फोटोन की ही एनर्जी मिलेगी। बट सपोज हमें 1 मोल फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, तो उसकी फॉर्मूला है Na इंटू ई। E means energy of one photon, Na into E means energy of 1 mole photon। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, दूसरी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलो, अब आ जाते हैं मोस्ट आईएमपी थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इस चैप्टर में कोई भी थियरी है बहुत ही लेंथ में लिखी गई है। लेंथ इतनी है कि उतनी एग्जाम में लिख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी थियरी है वन टाइप ऑफ स्टोरी के जैसे लिखते हैं, लेकिन उसमें से मेन कंसेप्ट हमें फाइंड करने हैं। वो कंसेप्ट
अंडरस्टैंड करने हैं और उसके बाद वो थियरी राइट डाउन करने की। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है, पहले तो वो देखो। In 1887, Hertz performed a very interesting experiment in which electron or electric current were ejected when certain metals were exposed to a beam of light. फिगर 2.9 देखो, ये जो फिगर 2.9 है यहां भी बताया गया है, उसका मीनिंग क्या है पहले ये समझो। सपोज ये कोई मेटल है, देख लो, सपोज ये कोई मेटल है, यहाँ लिखा भी है मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पर बीम ऑफ लाइट मीन्स वन टाइप ऑफ फोटोन। मेटल सरफेस पर जब बीम ऑफ लाइट एक्सपोज होता है, देख लो यहां लाइट एक्सपोज हो रहा है, तब इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक करंट है वो इजेक्ट हो रहा है, और जो इजेक्ट हो रहा है वो डिटेक्टर से मेजर होगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Why this effect known as the photoelectric effect? Because in another language, light of beam is known as photon. जब फोटोन मेटल पर एक्सपोज होते हैं क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर आता है फोटोन की वजह से, इसलिए पूरी इफेक्ट को नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, चलो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है, ये फिगर यहाँ नहीं दी गई है लेकिन यहाँ दी गई है, तो यहाँ से आपको ड्रॉ करनी है। दूसरा, इस फिगर के बारे में कुछ ऐसा हमें समझना भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि मेटल पर लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। बिकॉज अनदर लैंग्वेज लाइट इज नोन एज अ फोटोन। अब देखो कौन कौन सी मेटल है, तो यहां देख सकते हैं हम मेटल कौन कौन सी है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्यों ये मेटल सिलेक्ट हुई पता है आपको? बिकॉज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी फॉर दिस मेटल, देयरफॉर दिस मेटल यूज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, चलो ये डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन आपको मैं जितना बताता हूँ इतना कंपलसरी लिखना है, ये और ये फिगर, क्योंकि ये थियरी आएगी तो 3 या 4 मार्क्स में आएगी और कंटेंट दिया है 6 मार्क का, तो थोड़ा हमें उसे कम करना पड़ेगा, कर देंगे। चलो ये पता चल गया, दूसरा देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. There is no time lag between striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन आर इजेक्ट फ्रॉम मेटल, देख लो सपोज ये मेटल सरफेस है, लाइट बीम जैसे मेटल सरफेस से टच होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होगा, यहां आएगी लाइट। इसका मीनिंग ये है कि लाइट जैसे ही मेटल सरफेस पर एक्सपोज होता है, मेटल सरफेस से टच होता है, एट द मोमेंट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, दोनों के बीच कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्विकली रिएक्शन होता है। फिर से एक बार समझ,
The electron are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike the surface. इसका मीनिंग है देयर इज नो टाइम lag between striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. Means no time lag, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है दोनों के बीच. दोनों जो रिएक्शन हो रही है, दोनों जो कंडीशन है लाइट का आना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलता है, उन दोनों के बीच कोई टाइम लैग नहीं है. चलो, एक क्वेश्चन है कि मेटल सरफेस पर कोई चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्योंकि देखो पूरी सर्किट कंप्लीट कर दी है. इसलिए जैसे हमारा कोई मेटल का वायर है, कोई भी मेटल वायर, तो उसमें से करंट पास होता है लेकिन कंडीशन कोई चेंज नहीं होती. चलो, तो ये पॉइंट आपको मस्ट याद रखना है. दूसरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट इज द proportional to intensity of brightness of light. मीन्स जितनी लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा होगी उतने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज proportional to intensity of brightness of light. ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, जितनी ब्राइटनेस ज्यादा है लाइट की उतने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है. दूसरा एक पॉइंट बहुत अच्छा है. सपोज आप ले लो डिफरेंट लाइट ले लो, तो डिफरेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. डिफरेंट मेटल ले लो, पोटेशियम को जितनी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वैसा नेसेसिटी नहीं है कि रुबिडियम भी वही फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा. उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है. डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ लाइट, और डिफरेंट लाइट है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. तो उसे देखते हैं. देखो, for each metal there is characteristic minimum frequency nu zero. कोई भी मेटल को इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? न्यू जीरो कहेंगे. न्यू जीरो मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. ओके, सपोज कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल. ओके, कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो लगती है उसे क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. ओके, चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज आपकी बात कर दो, आपको ट्यूशन में 1000 फीस पेड करनी है. घर से आपको 1000 फी देते हैं, तो आप क्या करोगे? जितना 1000 दिया है वो क्लास में दे देंगे. सपोज आपको 1100 रुपीज यानी 1100 रुपीज आपको दिया गया है, तो आप क्या करोगे? पता है, घर पे भी पता है कि 1000 फीस ये 100 रुपीज तुम रख लो. आप क्या करोगे? 1000 फीस है वो पे करोगे और 100 रुपीज अपने आप पास रखोगे. उस 100 रुपीज का क्या करोगे आप? जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं 100 रुपीज का. तो आपके पास जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट थी उससे ज्यादा थी. यहां भी वैसा है, समझ लो. मैं एक एग्जांपल देता हूं. कोई मेटल है, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी
मिनिमम 5 हर्ट्ज उसे देते हैं, इतने में नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल है। सपोज कोई मेटल है, उसे हम सिर्फ 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, लेकिन हमने उसे दे दी 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी। कितनी दे दी? 8 हर्ट्ज। उसका मीनिंग उसकी रिक्वायर फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज, उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी एक्सपोज हुई? तो 8 हर्ट्ज, मीन्स 3 हर्ट्ज ज्यादा मिली उसे फ्रीक्वेंसी। और अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया कि E इक्वल टू एच न्यू, मीन्स फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विथ एनर्जी। उसकी रिक्वायर अमाउंट 5 थी, हमने दी 8, 3 हर्ट्ज ज्यादा दी, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा देंगे उतनी एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी। ओके, न्यू जीरो से कम तुम फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। न्यू जीरो दोगे तो इजेक्ट होगा, लेकिन न्यू जीरो से ज्यादा दोगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। देख लो थर्ड पॉइंट, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक minimum frequency nu zero, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed। देख लो क्या है मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उससे कम होगी तो नहीं दिखेगी। बट फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, न्यू is greater than nu zero, the eject electron come out the certain kinetic energy. The kinetic energy of electron increase with the frequency of light use. जितनी frequency of light increase होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो सिर्फ इतना पैराग्राफ है, लेकिन आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें समझाया था, और बहुत बड़ी इफेक्ट है। जनरली टॉपिक ऑफ फिजिक्स है, केमिस्ट्री में तो ये सब नहीं होता है, लेकिन दिया है तो हम देख लेंगे। 5 मिनट में आपको देता हूँ, देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। देखो, इसमें से सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, देखो ये जो डेफिनेशन है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट though the number of electrons eject does depend upon the brightness of light। ये याद नहीं रखना है। Number of electron depends on brightness of light, and the kinetic energy of the ejected electron does not। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेंगी? तो वो लाइट की ब्राइटनेस पर डिपेंड नहीं करती। अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। पता चला, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर इजेक्ट नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, ब्राइटनेस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये भी फिर से, it has been observed that though the number of electrons eject does not depend on the brightness of light, means that there is no relation between kinetic energy and brightness of light, but number of ejected of electron dependent on the brightness of light।
बट काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेंगी? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगी। चलो ये स्क्रीनशॉट जब मैं आपको भेजता हूं, आप लोगों का फर्स्ट वर्क ये होना चाहिए कि डेफिनेटली आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर दो जितना टॉपिक मैंने बताया है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरा याद भी नहीं रहेगा और कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। क्योंकि कंप्लीट चैप्टर होने के बाद ऐसा लगता है कुछ बार कि अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर होना अच्छी बात है। चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है, देखो बहुत इजी है। क्या है, दो एग्जांपल लिए गए, मैं बता दूं आपको। एक है रेड लाइट, और दूसरी है येलो लाइट। वीक येलो लाइट है, यानी हम लाइट येलो बोलते हैं ना। चलो समझ लो आप कि जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 टू 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, और जो वीक येलो लाइट है उसकी 5.1 टू 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। बट जो पोटेशियम है, समझ लो पोटेशियम की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड मीन्स मिनिमम इतना तो चाहिए हमें। जैसे हमारी जो भूख है वो 3 रोटी हमें चाहिए, तो मिनिमम 3 रोटी तो चाहिए, उससे कम होगी तो नहीं चलेगा, उससे ज्यादा होगी देखेंगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, न्यू जीरो कितना है पोटेशियम का? 5 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज। तो आप मुझे बता सकते हो देख के, पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज है, उस पर मैं रेड लाइट और उस पर वीक येलो लाइट एक्सपोज करते हैं, तो किस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए? रेड लाइट काम करेगी या वीक येलो लाइट काम करेगी? चैट में बताओ मुझे। लिखा तो है सब यहाँ, लेकिन बताओ कि रेड काम करेगी या येलो काम करेगी? ओके, आदित्य भट्ट बोलो क्यों होगा ऐसा? सर क्योंकि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है रेड लाइट की, वो जो रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे कम है रेड की, बराबर और बराबर येलो बराबर ज्यादा है। बराबर बराबर है, परफेक्ट है। minimum frequency of light is greater than from the threshold frequency, तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, रेड लाइट, वीक येलो लाइट, पोटेशियम की रिक्वायर अमाउंट, ये याद रखोगे तो पता चल जाएगा कि वीक येलो लाइट में से पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रेड लाइट में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना है। थियरी है ना वो, देखो प्रेरक, दुनिया में सिर्फ पोटेशियम रुबिडियम मेटल नहीं है, जितनी भी मेटल है सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबकी हम याद क्यों रखें? पता चला, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया गया है,
दुनिया में जितनी भी मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं और सबकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया है। यहाँ पोटेशियम की दी गई है तो पोटेशियम की याद रखेंगे, रुबिडियम सीजियम की क्यों याद रखेंगे। आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक में ऊपर एक टेबल भी दिया गया है W0 बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो हमारे लिए काम का नहीं है। पता चला प्रेरक, सबकी डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन वो हमें याद नहीं रखनी है। चलो अब आगे देखेंगे हम। देखो लास्ट वाला पैराग्राफ, ये थियरी है 3 पार्ट में बट गई है। फर्स्ट पार्ट जो फिगर पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सेकंड पार्ट 3 पॉइंट, थर्ड पार्ट ये फ्रीक्वेंसी। अब जो है मेन पार्ट ये है, इस पर सारे एग्जांपल डिपेंड है, समझ लो। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है समझ लो आप, कि हम कोई भी मेटल पर न्यू जितनी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, उतनी फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट एक्सपोज हो रही है, बट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। वो तो आपको पता है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू जीरो। कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आती है, तो न्यू वाली आती है। तो दोनों की एनर्जी क्या होगी देख लो। न्यू फ्रीक्वेंसी वाली जो फोटोन है या लाइट है उसकी एनर्जी एच न्यू होगी और उसकी एनर्जी एच न्यू जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी रिक्वायर है। कोई भी मेटल को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम देते हैं कितनी, एच न्यू। तो जितनी एनर्जी मेटल सरफेस पर आती है बाय द लाइट वो एच न्यू है, लेकिन उसमें से एच न्यू जीरो जितनी लाइट ऑब्जर्व हो जाती, एब्सॉर्ब हो जाती है, तो माइनस एच न्यू जीरो। पता चला एच न्यू जीरो जितनी लाइट है वो मेटल जो है वो एब्सॉर्ब कर देता है एच न्यू में से। तो दोनों का डिफरेंस जो है उतनी एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स में आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी मींस 1/2 mv², और m की जगह m ही सिंबल लेंगे। क्यों? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज me, इसलिए। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। दूसरा एक कंसेप्ट ये है, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इक्वल टू 1/2 mv², क्योंकि हमारी रिक्वायर एनर्जी एच न्यू जीरो है। एनर्जी कितनी मिली है, एच न्यू मिली है। तो डिफरेंट एनर्जी, जितनी एनर्जी ज्यादा मिली है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv²। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एनर्जी, 1/2 mv²। चलो फिर से एक बात कह देता हूं मैं, ये याद रखो, बहुत सिंपल है। न्यू जीरो मीन्स कौन सी एनर्जी है, रिक्वायर फ्रीक्वेंसी है।
रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू जीरो, क्योंकि मैंने आज फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू एच न्यू। जितनी एनर्जी मेटल पर आती है वो एच न्यू है, तो इतनी एनर्जी बाय द लाइट एक्सपोज ऑन द मेटल, और एच न्यू जीरो जितनी लाइट है वो एब्सॉर्ब हो जाती है। तो जो लाइट एब्सॉर्ब हो जाती है उसके सिवा कौन सी बचेगी, तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। तो जितना डिफरेंट एनर्जी का आता है उस एनर्जी का डिफरेंट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर कह सकते हैं। ओके, चलो अब यहाँ मेन पॉइंट देखते हैं हम। और इस एच न्यू जीरो को क्या कहा जाता है, एच न्यू जीरो को थ्रेशोल्ड एनर्जी तो कहा जाता है, लेकिन एच न्यू जीरो का एक दूसरा नाम है डब्ल्यू जीरो, और उसे डब्ल्यू जीरो को बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। डब्ल्यू जीरो नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स minimum required energy for metal for the ejected electron। ओके, चलो समझ लो। Shining a beam of light on a metal surface can therefore be viewed as shooting a beam of particles, the photon. When a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of the metals, जब हम सफिशिएंट एनर्जी की लाइट मेटल पर स्ट्राइक करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तब उसमें से ओनली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। बट तो यहां से लेके यहां आपको याद रखना है। ओके, चलो, और यहां से since the striking photon has energy equal to h nu and the minimum energy required eject the electron is h nu 0 is called as a work function। h nu 0 क्या है, मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और h nu क्या है, जो एनर्जी स्ट्राइक हुई मेटल पर। तो h nu माइनस एच न्यू जीरो, इतना जो डिफरेंट है, इतनी एनर्जी यानी वन हाफ एम ई वी स्क्वायर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये जो डिफरेंट है इसे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, बाकी टोटल थियरी 4 पार्ट में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट फिगर वाला, सेकंड पार्ट 3 पॉइंट, थर्ड पार्ट येलो एंड रेड लाइट, एंड 4 पार्ट। ये आपको नहीं करना है, ये पॉइंट करना है और ये, ओके, और ये भी आपको नहीं करना है। इतना आप याद रखोगे तो आप सम्स भी कैलकुलेट कर सकोगे और थियरी भी लिख सकोगे। 4 पॉइंट है मेन, सब पॉइंट में तो दूसरे 3 पॉइंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक बार पढ़ लो, उसके बाद इसके सम्स देखते हैं। चलो सम कैलकुलेशन करेंगे हम। क्लियर कर देता हूँ इसे, क्लियर 1 2 3 और क्लियर। प्रॉब्लम 2.6। देखो
Calculate energy of 1 mole of photons. Photons means light of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to 14 hertz. देखो, हमें फाइंड करना है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन E, न्यू इक्वल टू 5 into 10 raised to 14 hertz. ओके, न्यू इक्वल टू क्या है 5 into 10 raised to 14 hertz. चलो अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है, आपको पता है, आज ही फॉर्मूला मैंने बताया था, E इक्वल टू एच न्यू. H की वैल्यू क्या है, H इज नोन एज अ प्लैंक कांस्टेंट. H इक्वल टू 6.626 into 10 raised to minus 34 into nu. Nu means 5 into 10 raised to 14. चलो 10 raised to minus 20. 6.626 into 5 कितना होगा, चलो बताओ फास्ट. 6.626 into 5 कितना होगा, 33.13. वेरी गुड. means E equal to 3.313 into 10 raised to minus 19 joule. ओके, चलो, लेकिन ये जो एनर्जी हमें मिली ना, ये एनर्जी ओनली 1 फोटोन की एनर्जी है. लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन. यहां मैं लिख सकता हूं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, सिर्फ 1 फोटोन की एनर्जी है, लेकिन एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन फाइंड करना हो तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी फाइंड करने के लिए Na इंटू ई, जो एनर्जी है उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3.313 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23. चलो 10 रेज़ टू 4 यहाँ. चलो इसका आंसर कितना आएगा बताओ. 19.95. वेरी गुड, 19.95. लिखेंगे 1.995 इंटू 10 रेज़ टू 5. 1.995 इंटू 10 रेज़ टू 5. एनर्जी हमें मिली, उसका यूनिट क्या होगा, जूल. 1 मोल के लिए जूल मोल इनवर्स. टेक्स्ट बुक में क्या किया है, इस एनर्जी को किलो जूल में काउंट किया है, भले किया, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि किलो जूल में काउंट करना है, तो हम ऐसे जूल में भी रख सकते हैं. ओके, क्या मिलेगी एनर्जी, E इक्वल टू 1.995 इंटू 10 रेज़ टू 5 जूल मोल इनवर्स. चलो उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2.8.
देखो प्रॉब्लम 2.8, when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy 1.68 into 10 raised to 5 joule mole inverse. What is the minimum energy need to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा सम है, तो इतनी जगह में नहीं आ सकेगा। दूसरी एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, देख लो। यहां हमें क्या कहा गया है 2.8 नंबर के सम में, 2.7 बाकी है लेकिन बाद में देख लेंगे, पहले 2.8 देख लेते हैं। देखो, when electromagnetic radiation of wavelength of 300 nanometer, देखो wavelength of 300 nanometer falls on sodium, सोडियम की सरफेस पर 300 नैनोमीटर लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन आर एमिट विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एमिट होते हैं यानी बाहर निकलते हैं, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि मिनिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायरमेंट टू इजेक्ट या एमिट फॉर वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो हमें फाइंड करना है कि वन इलेक्ट्रॉन जो है उसे रिमूव करने के लिए कितनी जो एनर्जी है वो लगेगी, वो हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं। पहले क्या करना होगा, ये जो लाइट है वो कौन सी लाइट है? ये लाइट है जो मेटल पर आती है। एक मिनट, बैटरी लो। चलो, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, ये जो लाइट है वो मेटल पर फॉल्स यानी मेटल पर आती है, तो उसे मैं कन्वर्ट करूंगा, लैम्बडा इक्वल टू 300 नैनोमीटर है। लैम्बडा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 300 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁹ मीटर। क्या? चलो उस पर से एनर्जी फाइंड करेंगे। E इक्वल टू फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्बडा, h इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, एंड लैम्बडा को मैं ऐसे लिखता हूँ 3 इंटू 10⁻7 कर देता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखो यहाँ एनर्जी कितनी मिलेगी, 3 निकल गए, 6.626 इंटू 10⁻7 तो 15, तो 10⁻19 जूल, इतनी एनर्जी हमें मिली। ओके, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये जो एनर्जी है वो किसकी है? ये जो एनर्जी है वो वन फोटोन की एनर्जी है। क्या है?
1 फोटोन की एनर्जी। लेकिन आप देख सकते हो जितनी एनर्जी हम मेटल पर स्ट्राइक करते हैं वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल, उसका यूनिट जूल है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो जूल मोल इनवर्स है। तो क्या करेंगे हम, इसको मोल इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी लिखूंगा मैं एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इक्वल टू Na into E. Na means Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23, 6.626 into 10 raised to -19। तो यहाँ मिलेगा 10 raised to 4। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बताओ मुझे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बताओ। 6.022 सभी को कैलकुलेट करना है। 2 या 3 स्टूडेंट एक्टिव है, दूसरे क्या कर रहे हैं। हाँ, 2 या 3 स्टूडेंट जो आंसर देते वही देते हैं। हमेशा चैप्टर 2 जब तक चल रहा हो साथ में कैलकुलेटर रखो आप। 39.90। चलो इसे लिखेंगे 3.99 इंटू 10⁻⁵ जूल मोल इनवर्स। ओके, चलो अब आपको एक बात ये याद रखना है, अभी जो हमने फॉर्मूला देखी थी वही फॉर्मूला यहाँ लेता हूं। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ MEV² बराबर है। इसी फॉर्मूला को हम फॉलो करते हैं। एच न्यू मीन्स जितनी एनर्जी दी है हमने वो, W0 मीन्स जितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर है, और ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है एच न्यू मीन्स जितनी लाइट मेटल पर स्ट्राइक हुई है, तो कितनी हुई है, तो हमें W0 फाइंड करना है। तो W0 इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी एनर्जी मेटल पर स्ट्राइक हुई है, 3.99 इंटू 10⁻⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵ कॉमन निकल जाएगा, तो दोनों का सबस्ट्रैक्ट आंसर क्या होगा बताओ। 3.99 माइनस 9 में से 8 गए 1963, 2.31 इंटू 10⁻⁵ जूल मोल इनवर्स। तो ये W0 भी क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमें सब में ऐसा कहा गया है कि हमें जो एनर्जी फाइंड चाहिए, इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है लेकिन पर मोल है। हमें जो फाइंड करना है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो 1 फोटोन की जो एनर्जी, 1 फोटोन लिख सकते हो, 1 फोटोन की जो एनर्जी थी उसको मोल में कन्वर्ट करना था, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, देखा। लेकिन यहाँ मोल को 1 में कन्वर्ट करना है, तो एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे, बराबर। तो लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी
for electron equal to 2.31 into 10 raised to 5 upon 6.022 into 10 raised to 23. टोटली रिवर्स है. 1 फोटोन की एनर्जी थी या 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया. तो मोल को 1 में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ मिलेगा 10 रेज टू माइनस 18, 2.31 अपॉन 6.022 कितना आएगा बताओ मुझे. 0.384. तो लिखेंगे ये एनर्जी को 3.84 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल. क्या लिखेंगे 3.84 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल. हो गया. तो ये था द मिनिमम एनर्जी फॉर वर्क इलेक्ट्रॉन. लेकिन अभी एग्जाम्पल हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे पूछा गया है. अभी भी आगे पूछा गया. क्या पूछा गया है? फाइंड द वेव लेंथ ऑफ. जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसकी वेव लेंथ भी फाइंड करनी है हमें. तो एनर्जी पर से वेव लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? E इक्वल टू फॉर्मूला है एच सी अपॉन लेमड़ा, यानी जो था एच न्यू लेमड़ा. तो लेमड़ा इक्वल टू क्या मिलेगा? एच सी अपॉन ई. देन लेमड़ा इक्वल टू एच 6.626 into 10 raised to minus 34. C means 3 into 10 raised to 8. और E तो ये एनर्जी है, उसकी वेवलेंथ भी फाइंड करनी है. 3.84 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. चलो 19 ऊपर जाएगा तो 17 और यहाँ 10 रेज टू माइनस 17 मिलेगा. दूसरा कैलकुलेशन क्या होगा बताओ मुझे. 17 नहीं आएगा लेकिन 7 आएगा. क्योंकि 19 और 27 मीन्स 7. 5.176 लैम्बडा. तो ये मिल गया मीटर में. मीटर भी चल जाएगा, बट जो क्वेश्चन था उसमें वेवलेंथ का यूनिट नैनोमीटर था, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करता हूं. देख लो, आपको पता होना चाहिए. नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया. अब मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 5.176 इंटू 10⁻² मीन्स लैम्बडा इक्वल टू 517.6 नैनोमीटर मिलेगी. और ये लाइट जो है उसका कलर ग्रीन है. ये लिखना नहीं है लेकिन सिर्फ है तो मैंने लिख लिया ग्रीन लाइट है. सभी एग्जाम्पल में आपको याद नहीं रखना है कि ग्रीन है, रेड है, येलो, कुछ भी है. हमें तो ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी फाइंड. तो ये दोनों हमारे फाइनल आंसर थे. एक ये और ये किए. बहुत बड़ा सम था लेकिन क्या करें, डिफरेंट कैलकुलेशन है. हाँ,
ओके, सपोज हम नैनोमीटर में कन्वर्ट नहीं करते तो भी चल जाएगा, लेकिन एक रूल्स क्या है कि जैसे कोई भी चीज आती है वैसे ही वापस करनी चाहिए। तो नैनोमीटर है तो हमने भी आंसर नैनोमीटर में दिया। बराबर है, ठीक तरह से इसे समझना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। अभी भी एक दो सम बाकी है, उसे देखते हैं पहले। प्रॉब्लम नंबर 2.7 बाकी था। देखो, प्रॉब्लम नंबर 2.7। क्या लिखा हुआ है? A 100 watt bulb emit monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर। एक बल्ब है, देखो, बल्ब की जो एनर्जी है वो 100 वॉट है, बट बल्ब में से जो लाइट मिल रही है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। मीन्स लैम्बडा इक्वल टू 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिट पर सेकंड बाय द बल्ब। पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन इन द बल्ब, बल्ब में से कितने एमिट हो रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। देखो, पहले तो वॉट क्या है वो पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में कहीं भी वॉट तो आता नहीं है, फिजिक्स में आता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ वॉट मीन्स क्या है। वॉट मीन्स 100 जूल सेकंड इनवर्स। क्या लिखेंगे? वॉट मीन्स 100 जूल सेकंड इनवर्स। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ पर सेकंड 100 जूल एमिट हो रहा है। क्या? पर सेकंड 100 जूल एमिट हो रहा है, लेकिन हमें नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। कोई बात नहीं, लाइट लैम्बडा इक्वल टू 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर मीन्स 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे। E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। H मीन्स 6.626 इंटू 10⁻34। C means 3 into 10⁸ upon lambda means 4 into 10⁻⁷। चलो बताओ मुझे आंसर कितना मिलेगा। 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 करो, 4.969 जूल। ओके, हो गया। अभी क्या करेंगे हम, देख लो। हमें जो फाइंड करना है वो डिफरेंट थिंग है। पर सेकंड 100 जूल एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है, लेकिन लाइट की एनर्जी क्या है, ये है। तो हमें नंबर ऑफ फोटोन एमिट पर सेकंड फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन
एमिट पर सेकंड हमें करने हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करने के लिए 100 जूल सेकंड इनवर्स अपॉन 4.969, क्योंकि फोटोन का कोई यूनिट नहीं होता है, फोटोन एक नंबर है, जैसे मोल एक नंबर है, इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो क्या होगा, जूल जूल कैंसिल हो जाएगा और सेकंड इनवर्स मिलेगा, मींस नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे। तो 100 अपॉन 4.969 कितना होता है बताओ। हंड्रेड अपॉन 4.969 कितना होगा, 20.12 means 2.012 into 10⁻20 second inverse। बराबर है। देख लो फिर से एक बात समझ लो, ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ फोटोन कैसे ले, फोटोन है ना, उसका कोई यूनिट नहीं है, फोटोन ओनली फॉर नंबर है। तो जूल अपॉन जूल और सेकंड इनवर्स मिल गया, मींस पर सेकंड इतने फोटोन एमिट हो रहे हैं। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक स्टेप बताता हूं, वैसे भी कह सकते 4.969 इंटू 10⁻⁻19 ये एनर्जी किसकी है, चलो मुझे बताओ। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, ये एनर्जी जो है वो 1 फोटोन की एनर्जी है, वो तो आपको पता है। तो हम ऐसा स्टेप भी रख सकते हैं, इतनी एनर्जी इक्वल टू 1 फोटोन, मींस 100 एनर्जी इक्वल टू कितने फोटोन, इतनी एनर्जी इक्वल टू 1 फोटोन, तो 100 इक्वल टू कितने फोटोन, तो अभी क्या होगा 100 अपन ये, पता चला आपको स्टेप कि इतनी एनर्जी का एक फोटोन आएगा, तो 100 जूल सेकंड इनवर्स के कितने फोटोन मिले, ऐसे हमें नंबर ऑफ फोटोन मिलेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 2.9, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम नंबर 2.9 आप कर सकोगे। क्या है पता है, एक फिक्स फॉर्मूला है, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है, आप कर सकोगे। सपोज नहीं पता चल रहा है तो मुझे बताओगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम करेंगे, बट अभी